चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है ट्राइंगल्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने सिमिलैरिटी की बेसिक नॉलेज ली थी कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट इनमें क्या फ़र्क है, वो कल हमने समझा था ना। और एक्सरसाइज 6.1 हमने देखी थी। आज हम लोग एक स्टेप आगे चलें कि अब हम लोग चैप्टर के मेन टॉपिक के ऊपर आए, ट्राइंगल्स के ऊपर। ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी कि कोई भी दो ट्राइंगल दिए गए हो तो कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं, बराबर। जैसे समझो कि एक एग्जांपल है कि कोई दो ट्राइंगल दिए हुए हैं कि इन ट्राइंगल्स में इनको अगर नाम दे दिया जाए कि एक को नाम दे दिया जाए ABC और दूसरे को नाम दे दिया गया XYZ, तो ये दो ट्राइंगल हैं। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब कहलाते हैं, बराबर। अब यहाँ एक चीज़ सुनो, यहाँ सिमिलर का मतलब कि उसमें कॉन्ग्रुएंस भी आ गया। हाँ, यहाँ सिमिलर मतलब कॉन्ग्रुएंट, कल जो हमने देखा था ना। अब आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से कहीं पर भी सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग सेम ही बन रहा है। ओके, डिफरेंस नहीं है। वो एक्सरसाइज 6.1 में डिफरेंस देखा, अब ऑलमोस्ट सेम है। तो अब मैं अगर सिमिलर कहूँ या कॉन्ग्रुएंस कहूँ, वो समझो सेम ही आ रहा है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर वो कब कहलाते हैं कि जब इसमें 6 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हो। कितनी कंडीशन? 6 कंडीशन, 3 साइड्स की और 3 एंगल्स की, कि जिनमें कल हमने रूल देखा था कि एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल। एंगल्स होने चाहिए इक्वल और साइड्स होनी चाहिए प्रपोर्शन में, बराबर ना। साइड्स प्रपोर्शन में होनी चाहिए और एंगल्स इक्वल होने चाहिए, बराबर। तो उसके लिए ऐसे लिखा जाता है कि सपोज यहाँ पर कि ये एंगल अगर 60 का है, ये एंगल 50 का है और ये एंगल दिया हुआ है 70 का, बराबर। ये 3 एंगल, और यहाँ पर भी ये 60 का एंगल, ये 50 का एंगल और ये 70 का एंगल, तो एंगल इक्वल। और अगर साइड में भी जस्ट पहले सपोज करें कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये दी गई है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, सिमिलर भी हुए, बराबर ना। इसमें इसको लिखते ऐसे हैं कि साइड्स के बारे में लिखा जाता है कि साइड में ये AB और AB का सिमिलर कौन सा है? XY। AB का सिमिलर XY, तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू XY जब ये दोनों साइड इक्वल हो। फिर BC इक्वल टू YZ, कि BC इक्वल टू YZ, ये दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों 6 है ना, बराबर। और तीसरे में AC इक्वल टू XZ, कि यहाँ AC इक्वल टू XZ है, कि AC और XZ ये दोनों इक्वल हैं, बराबर। ये तीनों साइड्स, और ऐसे ही 3 एंगल्स। एंगल्स की बात करो तो ये एंगल A 60, तो उसके सामने एंगल X 60 है। ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल X, बराबर। A और X वो दोनों इक्वल हैं। दूसरा एंगल B इक्वल टू एंगल Y, B और Y वो दोनों 50-50 है ना, कि एंगल B इक्वल टू एंगल Y, बराबर। फिर वैसे ये C और Z वो दोनों 70-70 इक्वल है, तो उसके लिए लिख सकते हैं कि एंगल C इक्वल टू एंगल Z। तो कोई दो ट्राइंगल में अगर ये 6 कंडीशन बनती हो ना कि हाँ भाई 3 साइड्स और 3 एंगल, ये ऐसी कंडीशंस अगर तैयार होती हो तो कहलाता है कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो नीचे लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ, बराबर। ऐसे लिखते हैं ना। ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए, ट्राइंगल्स के बारे में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी सिमिलैरिटी या उसके कॉन्ग्रुएंस के लिए उसमें ये 6 कंडीशन होनी चाहिए। अब इन पर से एक और स्टेप चलें, ये समझ में आया ना, क्लियर, कि हाँ ट्राइंगल सिमिलर तब बनते हैं जब उनमें ये 6 कंडीशन हो। कि जिसमें कल हमने जो रूल देखा था कि उसमें एंगल तो इक्वल ही होने चाहिए, एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल, लेकिन साइड से इक्वल न होकर अगर प्रपोर्शन में हो ना तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यहाँ तो साइड इक्वल है भाई, XZ 3 सेंटीमीटर, XZ 6 है, XZ 4 सेंटीमीटर,
लेकिन इक्वल की जगह अगर प्रपोर्शन भी होते ना तो भी वो सिमिलर कहलाते, है ना, तो भी वो ऐसे कॉन्ग्रुएंट कहलाते। ठीक है, तो अब एंगल्स की ज़रूर नहीं है, एंगल्स तो एग्जैक्ट इक्वल होने चाहिए कि भाई 60-60, 50-50, 70-70, बराबर, एंगल्स तो वैसे ही होने चाहिए। अब अगर साइड में ऐसा हो कि सपोज ये ए बी सी तो चलो बराबर दिया हुआ ही है और एक्स वाई जेड में एंगल तो सेम, ये एंगल चेंज नहीं होंगे, वो तो सेम टू सेम रहेंगे, लेकिन अगर साइड्स में ऐसे दिया हुआ हो ना कि सपोज ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर, तो भी ये दोनों इक्वल हुए, बराबर, तो भी इक्वल हुए। तो इसमें ऐसे बताएंगे कि देखो 3 का डबल 6 है यहाँ पे उसके सामने, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12 और 4 का डबल 8, तीनों डबल होने चाहिए, बराबर ना। ये कहलाता है कि ये प्रपोर्शन में है। क्या कहलाता है? ये प्रपोर्शन में है। और जब प्रपोर्शन में हो ना तो उसको लिखते ऐसे नहीं है, उसको ऐसे नहीं लिखते, उसको फिर लिखते हैं रेशियो में, बराबर, उसको रेशियो में लिखते हैं कि हाँ ये साइड से प्रपोर्शन में, 3 का डबल हो रहा है 6, ये इसमें 6 का डबल हो रहा है, यहाँ 4 का डबल हो रहा है, बराबर, डबल नहीं तो ट्रिपल हो भले, अगर यहाँ 3 का ट्रिपल यहाँ 9 तो यहाँ होना चाहिए 6 का ट्रिपल 18 और यहाँ होना चाहिए 4 का ट्रिपल 12, तो भी वो सिमिलर कहलाया, बराबर। और ऐसी सिमिलरिटी के लिए फिर ये नहीं लिखते, ये नहीं लिखा जाता है क्योंकि इक्वल नहीं है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है कि देखो ए बी और एक्स वाई वो दोनों सेम है ना, 3 का डबल 6, तो उसको लिखते हैं ए बी अपॉन एक्स वाई, प्रपोर्शन में लिखना मतलब ऐसे लिखना कहते हैं, बराबर ना, रेशियो वाइज। फिर इक्वल टू करके दूसरा बी सी, तो बी सी के सामने कौन सा है उसका डबल वाई जेड, तो उसको लिखा जाता है बी सी अपॉन वाई जेड, बराबर ना, बी सी अपॉन वाई जेड। और फिर ये ए सी, तो ए सी का डबल एक्स जेड, तो उसको लिखा जाता है इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स जेड। तो अब ऐसे नहीं, ये कंडीशन लिखी जाती है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाए, बराबर। तो अब जब भी कॉन्ग्रुएंट हो ना, कॉन्ग्रुएंट हो तो एंगल तो इक्वल ही लिखते हैं, एंगल को ऐसे नहीं लिखते अपॉन में, एंगल को अपॉन में नहीं लिखते, एंगल इक्वल कहलाते हैं और साइड्स प्रपोर्शन में कहलाती है, तो साइड्स प्रपोर्शन में ऐसे लिखी जाती है, बराबर, अपॉन में ए बी अपॉन एक्स वाई, बी सी अपॉन वाई जेड, ए सी अपॉन एक्स जेड, ऐसे, बराबर। अब इनमें क्या, अब यहाँ समझो, अब इनके अकॉर्डिंग हमारे सम्स आएंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से हमारे सम्स होंगे। तो अब सम्स कैसे होंगे? लॉजिकली ध्यान से समझना, एक एग्जांपल बताते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज यहाँ मैं ये सब साइड्स रफ कर देता हूँ, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर साइड्स लिखूँ कि देखो एंगल तो इक्वल ही होते हैं, एंगल को अब ध्यान ही नहीं देना, एंगल सेम टू सेम, उसका काम नहीं आएगा, अब काम किसका आएगा? साइड्स का, जो प्रोपोर्शन में आती है। तो साइड्स के हिसाब से ऐसे कि सपोज यहाँ दिया हुआ है 4, 6, 8, ऐसे ही लिख रहा हूँ, बराबर। यहाँ पहले ही लिख दिया मैंने कि अगर मैं ऐसे लिखूँ कि सपोज ये 4 है, ये 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है 12, यहाँ पर दिया हुआ है 16 और हमें ये मिसिंग फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? ये जो मिसिंग साइड्स है वो फाइंड करनी है, बराबर। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके कि दो ट्राइंगल हैं और पहले ही बोल दिया गया है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर, तो उसके हिसाब से ये दो साइड और ये दो साइड दी गई है, हमें ये दो साइड मिसिंग है वो फाइंड करनी है। तो उसको लॉजिकली ऐसे ढूंढते हैं कि जब भी सिमिलैरिटी होती है ना, बराबर, तो ऐसे जब अब प्रपोर्शन में साइड्स होते हैं तो उसमें कोई एक में पूरा लॉजिक होगा, कोई एक में पूरा लॉजिक होगा। जैसे देखो कि यहाँ नीचे की साइड्स दोनों दी गई है, कोई एक साइड तो दी गई होगी उसमें, कि यहाँ नीचे की साइड्स दी गई है, ये बी सी अपॉन वाई जेड लिखते हैं ना, तो वो बी सी और वाई जेड दिया हुआ है, उस पर से लॉजिक ढूंढ लो कि यहाँ 6 तो 6 का डबल है यहाँ पर 12। अगर एक साइड में डबल दिया हुआ है ना तो इसका मतलब सभी साइड का डबल होगा उसमें, बराबर। ये सीधा सा लॉजिक आता है कि अगर एक में दिया हुआ है 6 का डबल 12 तो बाकी सब में भी उसका डबल ही होगा,
तो सीधा सा कि यहाँ पर 4 है तो 4 का डबल इस ट्राइंगल में कितना लिख सकते हैं, तो 4 का डबल कितना होगा, 4 का डबल 8, मतलब जो ये साइड ढूंढनी है वो कितनी मिल जाएगी, 8 सेंटीमीटर की। और अगर सपोज यहाँ पर कि यहाँ पर ये 16 दिया हुआ है तो उसका हाफ यहाँ पे कितना होगा, बराबर। अब यहाँ की साइड जो दी गई है ना वो ये डायरेक्ट डबल करके दी गई है, और डबल में से अगर इसका हाफ ढूंढे, बराबर, तो उसका हाफ ढूंढे तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 8, ये भी 8 ही होगा ना, 16 का हाफ 8। तो ऐसे जो मिसिंग साइड्स हो वो मिसिंग साइड्स हमें फाइंड करनी है। समझ आ रही है बात है। ये 1 मार्क में 2 मार्क में आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। सिंपल से सिंपल लॉजिक है। देखो अगर 6 का डबल 12 हुआ तो यहाँ 4 का डबल 8 और यहाँ पे 8 का डबल 16, तो ये सिमिलर कहलाए ना। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, बराबर। और देखो अब ट्राइंगल में ज़रूरी नहीं है हमेशा 2 ट्राइंगल आते हो। अब जो हम लोग सम्स देखेंगे ना, ये तो जस्ट एग्जाम्पल दिया हमने। अब जो प्रॉपर हमारे एक्सरसाइज के सम्स आएंगे उस एक्सरसाइज के सम में ऐसा आएगा कि जिसमें पैरेलल ट्राइंगल की सिमिलैरिटीज़ होगी, पैरेलल की। तो पैरेलल कैसे, हमारी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज चैप्टर 6 में थियरम 6.1 एक बताता है। थियरम 6.1 मतलब चैप्टर का पहला रूल समझो। तो थियरम 6.1 ऐसा बताता है, ये रूल समझना कि अगर कोई ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, कि अगर कोई ट्राइंगल ABC दिया हुआ है और उस ट्राइंगल में सपोज कोई एक साइड की पैरेलल कोई साइड दी गई है। अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ है कि DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, तो पैरेलल साइड मतलब क्या कि ये BC की पैरेलल साइड यहाँ पर, बराबर। तो DE यहाँ बन सकता है कि ये DE पैरेलल BC, बराबर। ऐसे कहलाए, ये क्या हुआ, DE पैरेलल BC के अगर ये पैरेलल दी गई है तो अगर कोई भी, थियरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल में कोई 2 साइड पैरेलल हो रही है ना, तो उस साइड से ये जो फ्रैक्शंस बनते हैं, फ्रैक्शन मतलब ये जो पार्ट बनते हैं वो पार्ट क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शन हो जाते हैं, या वो पार्ट इक्वल रेशियो में बनते हैं। मतलब ये पैरेलल साइड से यहाँ जो 2 पार्ट आ गए ना, यहाँ जो 2 पार्ट आ गए वो दोनों पार्ट हमेशा कैसे होंगे, रेशियो में। इसकी तरह जैसे ये रेशियो में था ना, प्रोपोर्शन में था या रेशियो में था, वैसे इसमें भी। तो इनके हिसाब से रूल ऐसा लिखा जाता है कि इसमें AD एंड BD वो दोनों रेशियो में होंगे। रूल लिखा जाता है कि AD अपॉन DB ये आधी साइड और ये आधी साइड इक्वल टू ये AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, बराबर। ये आपका पहला रूल आपके चैप्टर का। अभी तक तो जस्ट एग्जाम्पल और थियरी समझ रहे थे, अब ये आपका पहला रूल आया कि अगर कोई ट्राइंगल में पैरेलल दिए गए हो, पैरेलल साइड्स हैं, ऐसी पैरेलल साइड्स, तो उसके हिसाब से यहाँ जो साइड के 2 पार्ट हो जाते हैं वो दोनों पार्ट रेशियो में कहलाते हैं। मतलब कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC। ये रेशियो का मतलब यहाँ पर ऐसा कहलाया कि अगर सपोज AD जितना है उसका डबल अगर ये DB है ना, तो यहाँ पर भी जो AE होगा उसका डबल यही होगा। मतलब जस्ट एग्जांपल कि अगर सपोज ये AD 3 है और ये 9 दिया हुआ है, मतलब इसका ट्रिपल यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसका ट्रिपल अगर दिया हुआ है ना, और दूसरी साइड अगर ये 4 है तो 4 के सामने ये हमेशा कितना होगा, तो वो होगा 12, बराबर। 4 के सामने वो कितना होगा, तो 12 होगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ अगर 3 × 3 9 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 4 × 3 12 होगा। यहाँ अगर 3 टाइम्स तो यहाँ पर भी 3 टाइम्स, बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ढूंढना है। अगर दूसरा एग्जांपल यहाँ पे अगर ऐसा होता कि सपोज ये 4 दिया हुआ है और ये 8 दिया हुआ है और उस साइड 6 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा, तो भी वो 12 ही होगा कि यहाँ पर 4 2 × 8 तो यहाँ पर 6 2 × 12,
ठीक है, आपको सम ऐसे ही आएंगे कि इन चार में से ही कोई एक मिसिंग होगा और वो ढूंढना है। कि सपोज अगर ऐसे भी दिया हुआ हो, अब थोड़ा अगर ऐसे देखें कि सपोज ऐसे दिया हुआ है कि ये 9, 36, यहाँ पर जो है वो 24 और ये ढूंढना है। कभी ऐसे दिया हुआ हो आपको? ठीक है, हाँ होंगे, ऐसे ही लॉजिकल सम होंगे, बस कि अब इन चार में से एक चीज़ मिसिंग होगी। तो देखो यहाँ पर इस साइड है कि 9 और 36, मतलब 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा, तो यहाँ पे किसको 4 से करें तो 24 होगा, किसको 4 से करें तो 24 होगा, 6 से, 6 4 जा 24 ना, बराबर। ये लॉजिक ध्यान रखना, ठीक है। देखो इसी लॉजिक के हिसाब से अब हमें आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे। हाँ, पूरा चैप्टर इन लॉजिक के हिसाब से होगा, तो अच्छी तरह से माइंड में रखना, बराबर, ध्यान देना। तो यहाँ जैसे हुआ 9 4 जा 36, तो यहाँ पे किसको 4 से करें तो 24 होता है, 6 4 जा, बराबर ना, 6 4 जा होता है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ ये 6 4 जा 24, तो वो साइड 6 मिली, बराबर। कभी अगर ऐसा हो, एक आखिरी एग्जांपल देखें कि अगर ऐसे दिया हुआ हो, चलो अगर ऐसे दिया हुआ है, बराबर, ऐसे जस्ट एग्जांपल लिखा मैंने कि यहाँ पर 2.5, यहाँ 5, यहाँ 20 और ये मिसिंग है, ये ढूंढना है, ये वाली साइड मिसिंग है, वो फाइंड करनी है। तो वह कैसे ढूंढेंगे? तो इस साइड देखो, यहाँ क्या हो रहा है, 5 4 जा 20, 4 से मल्टीप्लाई है ना, बराबर। ये साइड है ना रेशियो में है, तो इसीलिए उसको जो है वो उस हिसाब से काउंट करेंगे। सिंपल ये लॉजिक, ये ओरली बता रहा हूँ, ऐसे काउंट करें, फिर तो इसका सम भी करना पड़ता है, छोटा सा 2 लाइन का सम होगा, लेकिन ओरली पहले माइंड में आंसर आ जाना चाहिए। कि जैसे देखो ये 5 4 जा 20, तो यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 करेंगे ना, बराबर ना। यहाँ 5 मल्टीप्लाई 4 हुआ 20, तो यहाँ पर भी 2.5 मल्टीप्लाई 4 होगा, ठीक है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 4 वो कितना मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा 10, वो कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये आंसर हो गया ना हमारा, बराबर। क्लियर हो रहा है अब माइंड में? तो ये रूल याद रखो, जिसके हिसाब से अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 के सम शुरू करें, ठीक है। ये ध्यान रखना कि अगर कोई ट्राइंगल में, ये साइड्स अगर हटा दो अब, कि अगर कोई ट्राइंगल में कोई दो साइड पैरेलल दी गई है, ये दो साइड पैरेलल है, तो जो इस साइड हाफ हाफ होते हैं ना, इस साइड जो हाफ हाफ पार्ट है, ये पार्ट हमेशा रेशियो में बन जाते हैं। वो पार्ट हमेशा कैसे बन जाते हैं, रेशियो में, ओके। तो अब ये माइंड में रखना। अब आपकी टेक्स्ट बुक निकालो कि जिसमें एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन देखें, जो इसी मेथड से करना है हमें, बराबर। चलो देखो कि अब आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज 6.2 कि 6.2 में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें दो ड्राइंग दी गई है, मैंने यहाँ पर ये ड्राइंग बना ली है, बराबर। उसमें लिखा हुआ है कि भाई इन दोनों में, ट्राइंगल ABC में ये DE पैरेलल BC है, ऐसा दिया हुआ है कि ये DE और BC वो दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ऐसा उसमें दिया हुआ है। और उसके हिसाब से जो मिसिंग है वो ढूंढना है। जैसे पहले में हमें ढूंढना है CE, आपकी ड्राइंग में ऐसे बना हुआ है कि ये AD 1.5 सेंटीमीटर है, इसमें न दिखता, आपकी टेक्स्ट बुक में देखो क्लियरली कि ये AD 1.5, ये DB वो 3 सेंटीमीटर है, ये 1 है, तो हमें ये EC ढूंढना है। AE 1 है तो EC हमें फाइंड करना है, बराबर। तो वो फाइंड करने के लिए देखो लॉजिकली, ओरली तो पता ही चल जाता है कि इसमें क्या कितना आंसर है। कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब भी पैरेलल हो तो ये दोनों सेम प्रपोर्शन में, सेम रेशियो में कहलाएंगे। मतलब इस साइड अगर देखो तो 1.5 और ये 3, मतलब 1.5 का डबल 3, तो इस साइड 1 का डबल 2, ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सही बात है ना, ये सीधा सा लॉजिक कि 1.5 का डबल यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 1 का डबल 2 होगा। आंसर तो ओरली मिल गया कि हाँ EC 2 आएगा, लेकिन उसे लिख के बताना है, लिख कर बताना होगा ना हमें। और वो लिख के कैसे बताएंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि जब भी ये पैरेलल हो तो उस पैरेलल को रेशियो में लिखा जाता है। रेशियो में ऐसे लिखा जाता है कि ये दोनों पार्ट रेशियो में मीन्स AD अपॉन DB,
लिखना कैसे है वो समझना कि ये AD/DB, और ये भी ध्यान दो कि जरूरी नहीं हमेशा नाम ABC ही हो, इस ABC की जगह पर PQR XYZ जो भी नाम दिया हुआ हो उसमें रूल वाइज वैसे ही लिखेंगे कि यहाँ पर जो साइड्स हो ना उन साइड्स को हाफ हाफ करके लिखेंगे कि जैसे AD/DB, बराबर, ये दोनों साइड, और इक्वल टू दूसरी साइड ये दोनों, कि इस साइड AE/EC, AD/DB इक्वल टू AE/EC, ऐसे। और फिर इसमें तो इसमें देखो ये 3 वैल्यू दी गई है, चौथी वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसमें जो वैल्यू दी गई है उनकी वैल्यू रखें और चौथी वैल्यू फाइंड करें हम लोग, बराबर ना। जैसे आप लोग वो 6-7 स्टैंडर्ड में फाइंड करते थे नॉर्मल रेशियो और प्रपोर्शन वाले सम्स, बस वैसे फाइंड करना, सिंपल सा। देखो इसमें सबकी वैल्यू रखें कि जैसे AD कितना है तो 1.5, AD 1.5 अपॉन DB, तो DB कितना है 3, इक्वल टू AE, तो AE कितना है 1, और अपॉन EC, वो EC हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल टू के उस साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, EC को 1.5 के साथ, 3 को 1 के साथ, बराबर, ऐसे लिखेंगे उसे कि EC मल्टीप्लाई 1.5, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई 1, बराबर। हमेशा पहले वैल्यू रख दो फिर दोनों को क्रॉस में ले जाओ, ये यहाँ पे ये यहाँ पे। अब अगर EC फाइंड करना है तो 1.5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। EC अगर ढूंढना है तो ये 1.5 डिवाइड में, मतलब ऐसे कर देंगे इसमें कि EC इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1.5। तो इनका अगर कैलकुलेशन करो तो 3 1 जा 3, और 3 डिवाइड बाय 1.5 करो तो 1.5 को डबल 3 होगा ना, कि 1.5 2 जा, ये तो सिंपल लॉजिक पता ही है कि नहीं, 1.5 का डबल करो 3 होगा, तो 1.5 2 जा 3 और ऊपर 2 1 जा 2, मतलब कि EC इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, बराबर। आ गया ना आंसर 2, वो तो ओरली मिल रहा था ना हमें, बराबर, ओरली भी पता था 1.5 का डबल 3, तो यहाँ 1 का डबल 2, लेकिन उसे सम करके बताना होगा ना, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी दूसरी ड्राइंग भी बनी हुई है, वही पहले क्वेश्चन में आपकी टेक्स्ट बुक में सेकंड ड्राइंग भी है ना, कि जहाँ सेकंड ड्राइंग में ये AD मिसिंग है, ये मिसिंग है, बराबर। इसमें ये दिया हुआ है, ये 7.2 है, ये 1.8, ये 5.4, तो पहले ओरली पता करो कितना हो सकता है, ये AD कितना हो सकता है ओरली, फिर सम तो होगा ही, ओरली तो माइंड में आ जाना चाहिए ना। कि यहाँ देखो, यहाँ ऐसा है, ये 1.8 और 5.4, जब ऐसे पॉइंट्स हो ना तो जनरली पॉइंट माइंड में रखो ही मत, नॉर्मल सम करो, कि जैसे ये 18 और ये 54, नॉर्मल 18 एंड 54, तो 18 एंड 54 ये कैसे होता है, तो ये 18 3 जा 54, बराबर ना, 18 3 जा 54 होता है, तो यहाँ पे किसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7.2 होता है, बराबर। यहाँ उल्टा जा सकते हो कि 5.4 को 3 से डिवाइड करो तो 1.8, ये 18 3 जा, यहाँ तो 54 डिवाइड बाय 3 तो 1.8, ये 18, तो वैसे ही 72 डिवाइड बाय 3 कर दो, 72 डिवाइड बाय 3 तो ये मिल जाएगा ना 24, या आंसर 2.4, बराबर। सिंपल है ना, ओरली भी मिल जाएगा। और अगर ऐसे सम में ओरली मुश्किल होती हो तो अभी आपने मेथड भी सीख ली कैसे करना है, तो इसमें भी ऐसे ढूंढ सकते हैं ना, बराबर ना। तो देखो इसमें भी अगर ये AD फाइंड करना है तो मेथड वाइज ऐसे लिखेंगे, पहले फॉर्मूला वही कि AD/DB इक्वल टू AE/EC इक्वल टू AE/EC, ऐसे लिखेंगे ना। फिर जो जो जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू लिखो, कि जैसे यहाँ पर AD की वैल्यू नहीं है वो AD का AD लिखें, अपॉन DB, तो DB की वैल्यू है 7.2 इक्वल टू AE, तो AE की वैल्यू है 1.8, और अपॉन में EC, तो EC की वैल्यू 5.4। सब वैल्यू लिखी, सब वैल्यू लिखने के बाद क्रॉस में ले जाएं, तो इसे क्रॉस में ले जाएं,
ऐसे लिखें कि AD मल्टीप्लाई 5.4, ये यहाँ क्रॉस में AD मल्टीप्लाई 5.4 इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2, 7.2 यहाँ क्रॉस में, बराबर। अब AD अगर ढूंढना है तो 5.4 डिवाइड में, उसको आप पहले ही डायरेक्ट करो तो भी ठीक है, लेकिन हर एक मेथड में ऐसा करते हैं ना, तो वो क्लियर होगा कि अब 5.4 डिवाइड में जाएगा। AD इक्वल टू 1.8 मल्टीप्लाई 7.2 अपॉन 5.4, बराबर, ये हो गया ना। अब इसका कैंसलेशन देखो, पॉइंट है ना, तो जनरली पॉइंट ध्यान में नहीं देते, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको कट कर सकते हैं। 18 3 ज़ा 54, 18 3 ज़ा 54 और 3 से इसको कट करो कि 3 24 ज़ा 7.2 या 72, बस खाली आंसर में पॉइंट लगा देना 2.4। और अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये पॉइंट कैसे हटाएं, तो एक मेथड बता रहा हूँ, बराबर। तो इसके सबके पॉइंट हटाकर नॉर्मल कैलकुलेशन करो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। 18 3 ज़ा फिर 3 24 ज़ा, खाली आंसर में पॉइंट लगा देना 2.4। नहीं तो क्या करो कि ये जो 3 नंबर है ना, सबका पॉइंट हटा दो, ऐसे लिख दो कि ये 1.8 है, पॉइंट हटा दो, क्या हो जाता है 18/10, ऐसा हो जाता है ना 18/10, पॉइंट हटा दो तो ये 7.2 है, इसका पॉइंट हटा दो तो 72/10, बराबर। और ये 5.4 है, तो 5.4 में पॉइंट हटा दो तो 54, और उसका 10 कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में है तो उसका 10 ऊपर लिखा जाएगा। ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो ना उसमें, डायरेक्ट अगर ना समझ पड़ती हो तो। पॉइंट वाले में ऐसे करो, सबका पॉइंट यहाँ पे हटा दो, 10 10 लगा दो। अब देखो ये 10 10 तो कट हो गया, दूसरा कट करो तो ये 18 3 ज़ा 54 और 3 से इसको कट करो 3 24 ज़ा 72 और 24 डिवाइड बाय 10, तो 24 डिवाइड बाय 10 आंसर मिलेगा 2.4। कितना मिलेगा आंसर, 2.4। तो ये जो AD हमें है वो AD की वैल्यू कितनी 2.4 हो जाएगी। सिंपल ना, पहले भी यही बताया ना मैंने, ठीक है। तो देखो ओरली भी ढूंढ सकते हो, अगर कभी यही क्वेश्चन आपको MCQ में 1 मार्क में, बराबर, ब्लैंक्स में पूछते हैं ऐसा, तो ओरली भी आपका आंसर मिलना चाहिए। और अगर 2 मार्क में पूछे यही क्वेश्चन तो ये मेथड करके बताएंगे। समझ आया। अब देखो 6.1 में जैसे पहला क्वेश्चन किया ना, सिंपल ही था ना ये मेथड। अब ऐसे ही आपकी टेक्स्ट बुक में देखो 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि EF आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। मैंने ऑलरेडी ड्राइंग बना दी, ठीक है, कि ट्राइंगल PQR में E और F वो यहाँ पॉइंट आए हुए हैं। PQ के ऊपर E पॉइंट है, सॉरी PQ के ऊपर पॉइंट E है और PR के ऊपर पॉइंट F है। ऐसे पॉइंट्स आए हुए हैं ना, लिखा हुआ है उसमें। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। हमें इसमें चेक करना है, स्टेट मतलब कि चेक करके बताना है कि EF और QR वो दोनों पैरेलल है कि नहीं है, बराबर। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दो, ये वाले क्वेश्चन में क्या था पता है, आपको पहले ही दे दिया था कि हाँ ये दोनों साइड पैरेलल है, तो उसके हिसाब से सम किया हमने। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है, चेक करके बताना है कि क्या EF और QR पैरेलल है, बराबर। और वो कैसे बताएंगे पता है, वो बताएंगे साइड्स पर से। यहाँ देखो आपको चारों साइड दी गई है। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 3 क्वेश्चन है, मैंने पहला लिखा है यहाँ पर, पहला लिखा है, बराबर, कि जिसमें देखो पहले में दिया हुआ है PE 3.9 कि ये PE 3.9, फिर दूसरा उसमें दिया हुआ है EQ 3 सेंटीमीटर, तो EQ 3 सेंटीमीटर, फिर आगे है PF 3.6, तो ये PF 3.6, बराबर, और FR 2.4, तो ये FR 2.4। चारों दी गई है, इसमें तो 3 दी गई थी, एक ढूंढते थे, उसमें चारों है। तो हमें चेक करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, बराबर। तो अब यहाँ सुनो, हमने थियरम 6.1 समझा, ठीक है, जो मैंने आपको ओरली बताया कि थियरम 6.1 ये कहता है कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल है ना, ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये बाहर की साइड सेम रेशियो में होगी।
इक्वल लिखते हैं ना बीच में कि सेम रेशियो में होगी, ये थियरम 6.1। और थियरम 6.2 उल्टा कन्वर्स थियरम कहते हैं कि अगर ये दोनों साइड पैरेलल में आ गई ना, अगर ये बाहर रेशियो में आ गई ना, तो ये दोनों पैरेलल है। बराबर, मतलब पैरेलल है या नहीं, वो क्या कैसे चेक करेंगे पता है? चेक करेंगे कि क्या ये सेम टेबल में आते हैं, जैसे इसमें था ना कि 1.83 जा, बराबर, या 2.43 जा, तो इसमें भी चेक करेंगे कि क्या ये सेम हो रहा है। अगर सेम हो रहा है ना तो हाँ वो पैरेलल है, और अगर सेम नहीं हो रहा है तो वो पैरेलल नहीं है। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे? दो मेथड है चेक करने की, मैं दोनों बता रहा हूँ। कि इसमें ऐसे चेक करेंगे कि पहले ये दोनों साइड पैरेलल में लिख दो, पहली मेथड में भाई रेशियो में लिख दो कि जैसे PE अपॉन EQ, ऐसे लिख दो PE अपॉन EQ, बराबर, ऐसे लिखा जाएगा ना PE अपॉन EQ। और इक्वल टू दूसरा क्या लिखते हैं? PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जरूरी नहीं कि सब में आपको ABC नाम दे, नाम तो कोई भी हो सकते हैं। मेथड वाइज वो दोनों साइड्स लिखनी है आपको कि यहाँ पे PE और EQ लिखना है, यहाँ पे PF और FR लिखना है, बराबर। अब इसमें वैल्यू रखो, अब इनमें वैल्यू रखो कि देखो कि जैसे कि PE, तो PE की वैल्यू 3.9, EQ तो EQ की वैल्यू 3, बराबर, इक्वल टू यहाँ PF की वैल्यू 3.6 और FR की वैल्यू 2.4, बराबर ना। अब क्या करना है? तो अब इनको कट करो, क्रॉस में नहीं ले जाना है, इसकी तरह क्रॉस में नहीं, कुछ ढूंढना थोड़ी है, चारों दिया हुआ ही है ना। इक्वल टू के इस साइड दोनों को कट करो और इक्वल टू के उस साइड दोनों को कट करो। अगर आंसर सेम आ रहा है तो मतलब हाँ वो पैरेलल है। अगर इक्वल टू के इस साइड और इस साइड आंसर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं वो पैरेलल नहीं है, बराबर। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर इन दोनों को कट करो, दोनों 3 से कट होते हैं ना, ये कट होगा 3 1 जा, ये कट होगा 3 1.3 जा, ऐसे कट होगा ना ये, मतलब यहाँ पे हो गया 1.3 अपॉन 1, ऐसे हुआ। और 1.3 अपॉन 1 दोनों 3 से कट किया, इक्वल टू यहाँ पे अगर कट करो तो ये दोनों कट होते हैं 12 से, बराबर। यहाँ तो दोनों के पॉइंट भी कट हो जाएंगे, यहाँ तो एक में ही पॉइंट था तो हमने पॉइंट लगाया 1.3, यहाँ पे तो दोनों के पॉइंट भी कट हो जाएंगे। 12 से कट करो, ये 12 3 जा और 12 2 जा, 12 3 जा और 12 2 जा, तो यहाँ देखो यहाँ मिला 1.3 अपॉन 1, यहाँ मिला 3 अपॉन 2, दोनों इक्वल हुए? नहीं हुए ना दोनों इक्वल। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे कि सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR, कि ये EF और QR वो दोनों पैरेलल नहीं है, बराबर। कट करने से हमें पता चला कि देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो मतलब वो पैरेलल नहीं है। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं ना तो लिखते यस दे आर पैरेलल, बराबर। सिंपल था, इसमें आपको डायरेक्ट पैरेलल दिया हुआ था और हम ढूंढ रहे थे, कोई एक साइड ढूंढते थे। इसमें चारों साइड दी गई है तो चेक करना है कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं। या दूसरी मेथड से चेक करना हो ना कि अगर कट करना नहीं समझ पड़े, अगर कट करना आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ 3.9 और 3, तो क्या करो पता है कि इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो। 2.4 को 3.9 से मल्टीप्लाई और 3 को 3.6 से मल्टीप्लाई। अगर रफ में करें ना कि जैसे 3.9 मल्टीप्लाई 2.4 कर दो, 3.9 मल्टीप्लाई 2.4, समझना इसको यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो कैसे हो जाएगा? 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 7, 4 9 जा 36, 12 एंड 3 15, तो यहाँ 6 3 एंड 9, आंसर आएगा 9.36। मतलब देखो इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई किया यहाँ क्रॉस में, तो आंसर आया 9.36। और इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 का मल्टीप्लाई 3.6 से,
तो 3 को 3.6 से मल्टीप्लाई करो ना, तो वो आंसर आ जाता है 110.8। क्या आता है? 10.8। देखो फिर भी दोनों इक्वल नहीं आए, नहीं आए ना। तो अगर इक्वल नहीं है तो मतलब वो पैरेलल नहीं है। दोनों मेथड से चेक कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे। पहले ये लिखो फॉर्मूला, बराबर, कि पी ई अपॉन ई क्यू, पी एफ अपॉन एफ आर, वो फार्मूला लिखो। फार्मूला लिखने के बाद सबकी वैल्यू लिखो चारों में। अब ये वैल्यू लिखने के बाद ये वाला स्टेप जो आपको इजी लगे वो स्टेप करो, कि भले दोनों को कट करके देखो, अगर इक्वल टू के इस साइड और इस साइड सेम आ जाए तो नीचे लिखो कि दे आर पैरेलल, ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल। और अगर कट नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कि अगर मल्टीप्लाई भी इक्वल आ गया ना तो भी लिखेंगे कि यस दे आर पैरेलल, और अगर नहीं आ रहा है इक्वल तो नो दे आर नॉट पैरेलल। समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है ना। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन में ना, ये पहला मैंने किया है, सेकंड और थर्ड वो आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन 2 में जो सेकंड और थर्ड दिया हुआ है वो आप लोगों को ट्राई करना है। ऐसे ही सेम ड्राइंग यही रहेगी, खाली वैल्यू चारों की बदलेगी, और चारों की वैल्यू में चेक करना कि भले कट करके चेक करो या क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करो। अगर इक्वल बैठ रहे हैं तो लिखेंगे यस ई एफ एंड क्यू आर पैरेलल, अगर नहीं है इक्वल इसकी तरह तो नो दे आर नॉट पैरेलल, बराबर। तो जो सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन है ना वो आप लोग ट्राई करना खुद। तो ये क्वेश्चंस ट्राई करो सेकंड एंड थर्ड, फिर उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। और इनके भी पहले खुद ट्राई करना, और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक रखी हुई है, बराबर, इनके सॉल्यूशन से हैं वो उसमें। तो पहले खुद ट्राई करो, अगर चेक कर लो बराबर है या नहीं, फिर अगर नहीं हो रहे हैं या रीचेक करना हो तो फिर एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेना। ओके, तो अब ये टॉपिक्स कंप्लीट करो, तो जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।